Hello students, a very warm welcome to the Safal 2.0 batch for CUET where we are together studying for your subject of legal studies. तो लीगल स्टडीज में अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी पढ़ लिया है, टॉर्ट लॉ किया है और उसके बेसिस पे हमने करीब 30 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे इन वन ऑफ द क्लासेस। और लास्ट क्लास में अगर हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था विच इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा या समझा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होती है, क्या क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा हमने 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़े जिसमें हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी समझा। इसके अलावा हमने समझा था कि एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है जब भी हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और उससे रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट केस लॉ था दैट वाज बेल्फर वर्सेस बेल्फर, वो भी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था कि उस केस के फैक्ट्स क्या थे, कि क्या हुआ था उस केस में और कोर्ट में उस केस ने क्या डिसीजन दिया था। तो इस तरीके से उसके बाद हम आए थे आपके टॉपिक पे द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ ऑफर करता है कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूं, मैं तुमसे गाड़ी खरीदना चाहता हूं या मैं ये अपना प्लॉट सेल करना चाहता हूं, तो आप अपनी विलिंगनेस दिखाते हो कि मैं अपनी कोई चीज सेल करना चाहता हूं या मैं तुमसे कोई चीज बाय करना चाहता हूं। वो क्या है? ऑफर। ये सबसे पहला स्टेप है विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इवेंचुअली। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके बनाते हैं आपका प्रॉमिस। अब इन ऑफर और एक्सेप्टेंस की भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़ी थी कि जो आपका ऑफर है और एक्सेप्टेंस है वो हमेशा डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब था? यानी कि आपका ऑफर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे अगले व्यक्ति को, जिसको आप ऑफर कर रहे हो या जिसको आप प्रपोजल मेक कर रहे हो, उसके माइंड में किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन या कोई एम्बिग्युइटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा आप अपने ऑफर में सब चीजें क्लियरली डिफाइन करेंगे कि मैं अपना कौन सा घर सेल कर रहा हूं, क्या दिल्ली वाला घर सेल कर रहा हूं या चंडीगढ़ वाला घर सेल कर रहा हूं। अगर मेरे पास 2 कार्स है तो मैं कौन सी कार सेल कर रहा हूं। तो हमेशा योर ऑफर has to be definite and there should be absolute clarity in your offer. उसके बाद हमने एक्सेप्टेंस में पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस भी एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? कि जब भी कोई व्यक्ति आपको कोई ऑफर करता है तो उसको आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि द एक्सेप्टेंस शुड बी द मिरर इमेज ऑफ द ऑफर मेड बाय द ऑफरर। ठीक है? तो हमेशा जैसे कोई चीज ऑफर की जाएगी, अगर वो वैसे एज इट इज एक्सेप्ट हो जाती है, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स भी पढ़े थे। वो कौन कौन से ऑफर्स थे? हमने 3 तरीके के ऑफर्स पढ़े। पहला था काउंटर ऑफर, फिर था स्पेसिफिक ऑफर एंड द लास्ट वन वाज जनरल ऑफर। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी हमने जाना। जनरल ऑफर का रिलेटेड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ था विच वाज कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि जनरल ऑफर इज अ वैलिड ऑफर और जनरल ऑफर को जो भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है इट लीड्स टू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? अब इस तरीके से हमने यहां पर वाइंड अप कर दिया था एंड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम आज की क्लास में भी हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। लेट अस क्विकली हैव अ लुक कि हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिकैप देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का कि हमने क्या क्या चीजें कवर की। What is the contract and its significance? Significance का मतलब है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे जिससे मैंने आपको बताया था कि कैसे जो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है वो हमारे डे टू डे लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो भी वहां पर एक हम अग्रीमेंट साइन करते हैं, हम घर खरीदते हैं तो भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हम मार्केट से जाके कुछ खरीद के ला रहे हैं तो हमें बिल मिलता है, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज एन अग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू। तो इस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे सराउंडिंग्स में कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस वो होल्ड करता है। फिर उसके बाद हमने समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, जिसकी मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई थी। क्या क्या स्टेजेस थी वो? सबसे पहली स्टेज थी ऑफर और एक्सेप्टेंस। जब कोई भी ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस।
और जब भी प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाती है, अब कंसिडरेशन क्या होता है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन का मतलब क्या है, व्हाट डज इट रियली मीन। तो जब भी प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। ठीक है, अब अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, जब भी आपका ये अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है। एनफोर्सिबल बाय लॉ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, क्या होता है एनफोर्सिबल बाय लॉ, यानी कि जब भी दोनों पार्टी, जो कोई भी दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और कल को उनमें से कोई भी वो अपनी ड्यूटीज कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिल नहीं करता है, तो जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसके पास रेमेडी क्या है, उसके पास सोल्यूशन क्या है, कि वो कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है और कोर्ट से कुछ कॉम्पनसेशन या कुछ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सिबिलिटी के बाद हमने ये सब चीजें पढ़ने के बाद वी केम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट, कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। देयर आई टोल्ड यू अगेन डिफरेंस इनफोर्सिबिलिटी का भी है। एक जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब वो एनफोर्सिबल बन जाता है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिए थे that someone who wants to smuggle their goods and in return they want some illegal weapons, तो वहां पर भी वो क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, ऑफर हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, कंसिडरेशन भी है, बट क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, नो, क्योंकि वो इनफोर्सिएबल नहीं है, क्योंकि वो इमोरल है, या हो सकता है वो अनलॉफुल है, या जो हमारी कंट्री के एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके खिलाफ है। तो इन सब केसेस में क्या होता है, जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो सिर्फ एक अग्रीमेंट बनकर रह जाता है जिसको आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने आपको बताई थी, दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको याद रखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सभी अग्रीमेंट्स हैं, क्योंकि पहले अग्रीमेंट बनेगा उसके बाद ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी कि सभी अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा था ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में, जिसके बारे में मैं ब्रीफली ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। अब हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन, जिसका मेंशन मैं प्रीवियस क्लास में भी बहुत बार कर चुकी हूं और आज की क्लास में भी। आज इसका डिटेल में मतलब समझेंगे कि कंसिडरेशन होता क्या है। फिर हम जानेंगे कंसेंट। कंसेंट तो बहुत से बच्चों ने पहले सुना भी होगा कि कंसेंट होता क्या है। विलिंगनेस, यानी कि जब कोई मर्जी से अपनी कंसेंट से कोई चीज करता है, कंसेंट मतलब आप अपनी इच्छा से कोई एक्शन कर रहे हो, दैट इज गिवन बाय योर कंसेंट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट। कंसेंट और फ्री कंसेंट का डिफरेंस क्या है वो भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और इसके अलावा मिस्टेक, फ्रॉड एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इन सब चीजों के बारे में भी जानेंगे कि इनका कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट से क्या रिलेशन है और ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। और लेट मी रिमाइंड यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहां से आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि स्ट्रेट वन लाइनर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड भी, यानी कि जो कंसेप्ट आप यहां पर समझोगे उसको किसी रियल लाइफ सिचुएशन पे अप्लाई करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो एंड लास्टली वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस। जो हमारी क्लास का जनरल पैटर्न यही होता है, first we cover certain topics and after that we solve certain questions. Now without any further ado let us begin with the class. So सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। जब हम बदले में कोई चीज ले रहे हैं, जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। A and B. A is the offerer. ऑफरर कौन होता है? द वन हु ऑफर्स कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं ये सेल करना चाहता हूं, या मैं ये चीज खरीदना चाहता हूं तुमसे, जो अपनी विलिंगनेस शो करता है, दैट इज द ऑफरर। और ऑफरी कौन होता है? जो उसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, हु इज द ऑफरी? द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द ऑफर। तो यहां पर ए ने बी को कहा
कि मैं आई वॉन्ट टू सेल यू माई हॉर्स, ठीक है, एंड इन रिटर्न आई वॉन्ट ₹1,00,000, ठीक है, ऑफर, और इसने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब यहां पर क्या है, कंसिडरेशन, हॉर्स और ₹1,00,000 यहां पर कंसिडरेशन है। क्यों, यहाँ पे अगर हम बी की बात करें तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, बी के लिए कंसिडरेशन होगा हॉर्स, बिकॉज दैट इज व्हाट ही इज गेटिंग आउट ऑफ द ट्रांजैक्शन। और ए के लिए क्या होगा कंसिडरेशन, ए के लिए कंसिडरेशन होगा ₹1,00,000, यानी कि समथिंग विच ही इज गेटिंग इन रिटर्न। अब ए क्या है, ही इज सेलिंग हिज हॉर्स, एंड बी क्या है, ही इज गिविंग ₹1,00,000। तो यहां पर ईच पार्टी इज गिविंग समथिंग टू द अदर पार्टी इन रिटर्न। अब जिस व्यक्ति को रिटर्न में जो चीज मिलती है उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बिना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। अब अगली चीज है, द कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अब लॉफुल का क्या मतलब हुआ, यहीं पर अगर मैं ये कह दूं कि मैं तुम्हें हॉर्स सेल कर दूंगी अपना, बदले में तुम मुझे ड्रग्स सप्लाई करो, या तुम मुझे बैंड ड्रग्स सप्लाई करो, या इलीगल वेपन्स सप्लाई करो, या कुछ कुछ मेरे लिए कोई ऑफेंस कमिट कर दो, कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगी, बदले में तुम्हें मुझे किसी की साइकिल चोरी करके देनी पड़ेगी या किसी की गाड़ी चोरी करके देनी पड़ेगी। तो वो सब क्या है, क्या वो लॉफुल कंसिडरेशन है? नहीं। तो क्योंकि कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी इन फ्रंट ऑफ द इन द आईज ऑफ योर लॉ। तो इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। जब भी इलीगल कंसिडरेशन होगी या अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी, उससे क्या इफेक्ट होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं रहेगा, यानी कि आप उसे कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा पाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की रिलेटेड टू कंसिडरेशन, कि जो हमारी कंसिडरेशन है वो पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकती है, और फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकती है। अब इनका क्या मतलब हुआ, पास्ट कंसिडरेशन का मतलब समझते हैं हम पहले। सपोज आपको किसी ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, सपोज आपका बच्चा है घर पे, उसको कोई ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ रहा है, और आउट ऑफ गुड विल दैट पर्सन इज टीचिंग योर स्टूडेंट। मान लो वो आपके बच्चे को ड्राइंग सिखा रहा है, या वो आपके बच्चे को म्यूजिक सिखा रहा है, फिर आपको लगता है आफ्टर स्पैन ऑफ 6 मंथ्स कि आई शुड पे हिम समथिंग इन गुड फेथ, क्योंकि ये मेरे बच्चे के लिए इतना एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, तो आई विल गिव हिम ₹1,00,000 फॉर हिज एफर्ट्स, फॉर हिज हार्ड वर्क दैट ही हैज पुट इन फॉर माई चाइल्ड फॉर लास्ट 6 मंथ्स। कि इस व्यक्ति ने जो 6 महीने तक मेरे बच्चे के लिए एफर्ट्स पुट इन किए हैं, मैं उसके लिए, उस हार्ड वर्क के लिए एक रिवॉर्ड की फॉर्म में इन्हें ₹1,00,000 देना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड की वो पास्ट कंसिडरेशन है। पास्ट कंसिडरेशन कैसे की, उसकी वो पास्ट एक्ट्स हैं, पिछले 6 महीने से जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करता आ रहा है, अब उसकी कंसिडरेशन मिल रही है। तो पास्ट जो कंसिडरेशन है वो हमारी पास्ट एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, कि पास्ट में हमने किसी के लिए कोई अच्छा काम किया है, या पास्ट में हमने किसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, या घर ट्रांसफर किया था, या किसी को अपनी साइकिल दी थी, कि मैंने अपने फ्रेंड को साइकिल दे दी अपनी कि तुम 1 महीना के लिए चला लो, या मैंने अपने फ्रेंड को अपनी गाड़ी दे दी रेंट के लिए कि तुम 1 महीने के लिए चला लो। अब उसे गुडविल में लगता है कि मुझे, जो मैंने इससे गाड़ी ली थी 1 महीने के लिए, इसको जो भी नुकसान हुआ होगा, इसके जो भी एक्सपेंसेस हुए होंगे, इसको खुद ट्रैवल करना पड़ा होगा ट्रेन से या ऑटो से या कैब से, उसमें भी तो इसके एक्सपेंसेस हुए होंगे, तो उनको रीइंबर्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ₹10,000 दे देता हूँ। तो जो 1 महीना आपने गाड़ी चलाई वो क्या है, पास्ट कंसिडरेशन, और आज आप उसके लिए पैसे दे रहे हो, तो दिस इज परफेक्टली वैलिड। तो कंसिडरेशन आपकी पास्ट की भी हो सकती है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट इज पास्ट कंसिडरेशन। फिर बात करते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन, यानी कि आज के दिन में अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि पैसे ही होंगे, कंसिडरेशन कुछ प्रॉमिस भी हो सकता है। प्रॉमिस कैसे हो सकता है, कि आज मैं तुमसे लोन लेने आया हूं, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं 1 साल के अंदर तुम्हें तुम्हारे जो पैसे हैं वो पे कर दूंगा। तो वो क्या है, आपका प्रॉमिस विल एक्ट एज अ कंसिडरेशन, दिस इज अ प्रेजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। सो प्रेजेंट कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग, चाहे वो आपके पैसे हो सकते हैं, आपके कोई गुड्स हो सकते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके कपड़े भी हो सकते हैं। इट इज एनी प्रॉपर्टी विच इज वैल्यूएबल, जिसकी कुछ वैल्यू है इन द आईज ऑफ लॉ। अब फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है,
फ्यूचर कंसिडरेशन है कि आप अभी तुम 6 महीने मुझे पढ़ाओ, उसके बाद 6 महीने के बाद मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगा, या तुम 6 महीने मेरे घर का काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें 6 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। तो वो क्या है, एक फ्यूचर कंसिडरेशन। आप फ्यूचर में यानी कि कुछ समय बाद किसी को रिटर्न में कुछ दोगे, तो वो क्या है आपका फ्यूचर कंसिडरेशन, और वो भी एक वैलिड कंसिडरेशन है। और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं जहां पे आप फ्यूचर में किसी के लिए कुछ करने को प्रॉमिस कर सकते हो, या फ्यूचर में उन्हें कोई गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो, या फ्यूचर में उन्हें पैसे भी दे सकते हो। तो दैट वे फ्यूचर कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया है कि कंसिडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, और फ्यूचर की भी हो सकती है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। अब एडिक्वेट का क्या मतलब होता है कि मान लो मैं घर खरीदना चाहती हूँ, या मैं कहीं पर एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना चाहती हूँ, तो हम ये देखते हैं ना कि उसका मार्केट प्राइस क्या है, कि उसका एडिक्वेट प्राइस क्या है, कि उसका सही दाम क्या है, या उसकी सही वैल्यू क्या है, उसे हम कहते हैं एडिक्वेट प्राइस या एडिक्वेट वैल्यू क्या है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा एडिक्वेट हो। अब एडिक्वेट कैसे ना हो, मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज देर आर टू पीपल, देयर इज अ फादर and his daughter. All right, father and daughter। अब जब यहां पर इसकी डॉटर की शादी हो रही है, तो वो क्या करते हैं, वो इन्हें जो इनकी प्रॉपर्टी है विच इज वर्थ ₹1 करोड़, वो इन्हें 10 लाख रुपीज में दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि शी इज गिविंग हिम ₹10 लाख फॉर अ प्रॉपर्टी विच वॉज वर्थ ₹1 करोड़, और ये बदले में इन्हें अपना कोई एक हाउस ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां पर लोग कह सकते हैं कि 1 करोड़ का घर 10 लाख रुपए में कैसे दे दिया, तो ये तो एक इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ट्रू है? नहीं। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, क्योंकि कई बार रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं आपस में जहां पर लोग कम वैल्यू में भी किसी को कोई चीज दे सकते हैं, जैसे कि एक फादर और डॉटर का रिलेशन है, दिस कैन ऑल्सो बी डन। अब यहां पर ये इंश्योर करना जरूरी है कि फादर ने ये प्रॉपर्टी अपनी फ्री कंसेंट से दी है, अपनी मर्जी से दी है, उन पे कोई दबाव नहीं बनाया गया है। अगर कहीं से भी ये प्रूव हो गया कि फादर पर कोई भी किसी तरीके का दबाव बनाया गया था, मे बी फ्रॉम दी डॉटर्स, फ्रॉम हर डॉटर्स इन लॉज, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दीज 4 पॉइंट्स। पहला, कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग विच यू गेट इन रिटर्न, जो भी कोई चीज आपको बदले में मिलती है, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रॉमिस है। सो हियर वी कैन राइट इट डाउन दैट कंसिडरेशन कैन बी मनी, अ प्रॉमिस और प्रॉपर्टी, और कोई राइट भी हो सकता है कि आपको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इस तरीके से कंसिडरेशन कैन बी एनी ऑफ दीज, वो पैसा हो सकता है, कोई प्रॉमिस हो सकता है, कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। सो आई होप कंसिडरेशन का इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो कंसिडरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है जो आपको पता होना चाहिए। अब लीगल मैक्सिम्स भी पेपर में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट फॉरगेट दीज मैक्सिम्स। अभी तक क्या है, जितनी भी क्लासेस में, जैसे अगर हम जुडिशरी की बात करें, वहां पर जो इंपॉर्टेंट केस लॉज थे मैंने आपको हर क्लास में बताए हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे मैंने आपको वो भी अच्छे से बताए हैं कि ये याद रखना, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। लाइकवाइज कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं। तो ये जो मैक्सिम है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन से रिलेटेड है, ये आपको जरूर याद रखनी है, ये पेपर में पूछी जा सकती है। तो न्यूडम पैक्टम का मतलब होता है नेकेड अग्रीमेंट। दिस इज द लिटरल इंटरप्रिटेशन, इसका सही मतलब ये होता है। नेकेड एग्रीमेंट का मतलब है दैट नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये हम कहां कहते हैं न्यूडम पैक्टम? न्यूडम पैक्टम मतलब कि जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लीगल मैक्सिम न्यूडम पैक्टम। सो व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट
विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। क्या होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, यानी कि कल को अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका कोई राइट ब्रीच भी हो जाता है तो आप कोर्ट में जाके किसी तरीके की कोई कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूडम पैक्टम, और इट मीन्स नेकेड एग्रीमेंट, और जिसका लिटरल इंटरप्रिटेशन है अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसकी एक्सेप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी एक्सेप्शंस क्या है, कि कहां पर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अब आप लोगों ने गिफ्ट का कॉन्सेप्ट सुना होगा। गिफ्ट में क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बदले में उससे कुछ नहीं लेता है। यही एक फीचर होता है ना गिफ्ट का, कि आपने किसी को, सपोज आपने आपके फ्रेंड को पेन गिफ्ट किया, गिफ्ट का क्या मतलब हुआ कि आपने बदले में उससे कुछ नहीं लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट में जो गिफ्ट है वो कैसे रेलेवेंट है? जैसे कभी कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर देता है, तो क्या एक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ जी। तो गिफ्ट इज द एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल। ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज गिफ्ट कर रहा है, और वो गिफ्ट कैसे कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कि कॉन्ट्रैक्ट बना के मैं अपनी ये घर, गाड़ी, अपनी जमीन, अपना ये अधिकार गिफ्ट करता हूं अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने भाई को, किसी को भी, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब पर इसकी भी सिचुएशन है, ये जो गिफ्ट है इट शुड बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मतलब ये गिफ्ट आपने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन किया है, आउट ऑफ सम फैमिली रिलेशंस, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और आउट ऑफ केयर फॉर समवन यू हैव गिफ्टेड समथिंग टू समवन। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो गिफ्ट डीड होगी, इट शुड बी इन द रिटन फॉर्म एंड रजिस्टर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रजिस्टर कराना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब ये कहां पर बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपको याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में पूछा जा सकता है। ये मैक्सिम न्यूडम पैक्टम, इसका मतलब क्या होता है और इसकी एक्सेप्शन क्या है, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में बताई गई है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसिडरेशन विच यू नीड टू नो। नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेंट। कंसेंट क्या होता है? कंसेंट होता है मर्जी। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कंसेंट का क्या सिग्निफिकेंस होगा? दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो ये जरूरी है ना इंश्योर करना कि दोनों की कंसेंट फ्री हो, किसी को फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट ना साइन कराया गया हो, किसी को डिसीव करके या किसी के साथ फ्रॉड कमिट करके कॉन्ट्रैक्ट ना साइन कराया गया हो। तो जब भी जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये देखा जाता है कि जो दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, क्या उनकी कंसेंट फ्री कंसेंट है भी या नहीं। तो ये रेलेवेंस है कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट का। अब कंसेंट का एक और प्रिंसिपल है मीटिंग ऑफ माइंड्स। और ये भी एक लीगल मैक्सिम के फॉर्म में आपको याद करना है, जिसका मतलब है कंसेंसस एड इडम। तो कंसेंट से रिलेटेड ये लीगल मैक्सिम है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, कंसेंसस एड इडम, जिसका मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, देयर शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूं आपको। सपोज ए ओन्स 2 हाउसेस, वन इज इन दिल्ली, अनदर वन इज इन हैदराबाद। ठीक है, अब ए जो है वो बी को कहता है आई विल ट्रांसफर टू यू वन ऑफ माई हाउसेस। अब वो यहां पर
कोई भी ए सोचता है मैं इसको दिल्ली वाला घर ट्रांसफर कर दूंगा, बट बी हैदराबाद में रहता है तो वो सोचता है कि हो सकता है ए मुझे अपना हैदराबाद वाला घर ट्रांसफर कर रहा हो। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं बट कहीं पर भी मेंशन नहीं करते हैं कि कौन सा घर ट्रांसफर हो रहा है। तो यह क्या यहाँ पर कंसेंसस एडिडम है? क्या यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स है? नहीं है। तो जब तक किसी कॉन्ट्रैक्ट में मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा, यानी कि दोनों पार्टीज एक पेज पर नहीं होंगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होगी कॉन्सेप्ट्स को लेके कि क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं, कौन सी तारीख तक करने हैं, ये सब चीजों की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसेंसस एडिडम नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसेंसस एडिडम, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स इज मस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्री कंसेंट का, कि यानी कि जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है इंश्योर करना कि वो दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्री कंसेंट हो, यानी कि उनको किसी ने फोर्स ना किया हो कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, या उनको किसी ने चीट ना किया हो कि धोखे से वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन करवा लिया उनसे, या किसी पे दबाव बना के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। तो ये हमेशा इंश्योर करना बहुत जरूरी है। अब कौन कौन से वो इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पर हम यूं कहेंगे कि कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं है? उनमें से एक है कोअर्जन। ठीक है, कोअर्जन मींस व्हेन बाय थ्रेटनिंग समवन that an offense will be committed against that person if they do not enter into contract। कि अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट किया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी को थ्रेटन करता है या उसको धमकी देता है कि अगर तुमने 10 दिन के अंदर मुझे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो आई विल किडनैप योर सन फ्रॉम द स्कूल। तो ये क्या है? किडनैपिंग क्या है? एक ऑफेंस है, कोअर्जन है। यानी आप किसी को डरा धमका के अंडर द फियर, डर से वो व्यक्ति अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। अब वॉइडेबल क्या होता है? अगेन यू हैव टू रिमेंबर, कोअर्जन से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? इट विल बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस पार्टी की कंसेंट यहां पर फ्री नहीं होगी, यानी कि जिस व्यक्ति को डरा धमका के आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, वो व्यक्ति कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि जी मेरी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कराना चाहता हूं। अब वॉइडेबल और वॉइड में हमने क्या फर्क समझा था कि वॉइड मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट तो कभी भी एनफोर्स नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। बट वॉइडेबल में क्या है? जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, जिस व्यक्ति की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, उसके पास चॉइस है। अब उसकी मर्जी है, हो सकता है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज कंटिन्यू करे क्योंकि हो सकता है उससे उसको भी कुछ फायदा हो रहा हो, या अगर उसे लगता है इसमें उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है बाय गोइंग टू दी कोर्ट। ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड। जब भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट कोअर्जन से ऑब्टेन की जाएगी उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और क्या इसका सिग्निफिकेंट फीचर है कि यहां पर somebody is threatened, कि किसी को अंडर द फियर, if they will not enter into a contract under the fear that an offense will be committed against him, कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट आप कोई ऑफेंस कमिट करोगे या उसके फैमिली मेंबर्स और उसके फ्रेंड्स और उसके नियर डियर्स वंस को कोई इंजरी या कोई हार्म कॉज कर दोगे, उस थ्रेट के अंडर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, सो अब हम कोहर्जन के बाद अगले एलिमेंट पर चलते हैं, दैट इज योर अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? जहां पर दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक पार्टी जो है वो उस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की विल को या उसकी कंसेंट को डोमिनेट कर सकती है। यानी कि लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू,
one party to the contract is in a position to dominate the will or consent of the other party। यानी कि एक पार्टी उस पोजीशन में है या उस अथॉरिटी में है कि वो दूसरी पार्टी की डोमिनेट, उसकी कंसेंट को या उसकी विल को डोमिनेट कर सकती है, उसकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मास्टर सर्वेंट। यहां पर जो मास्टर है वो अपने सर्वेंट पर डोमिनेट करके उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकता है कि हाँ मैं तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, या तुमने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे 2 महीने की सैलरी नहीं दूंगा। तो इस तरीके से वो दबाव बनाकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सकता है। मास्टर सर्वेंट के अलावा यहां पर जो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का रिलेशन है वहां पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का फैक्टर हो सकता है, बिकॉज यहां पर भी वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। अब अगेन यहां पर जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से यानी कि किसी की विल को डोमिनेट करके उसको प्रेशराइज करके जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो तो उसका नेचर क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस से बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को भी हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। So it will be a voidable कॉन्ट्रैक्ट। अगेन यहां पर जिस व्यक्ति की कंसेंट फ्री नहीं है, मान लीजिए अगर हम सर्वेंट की बात करें कि उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस इंपोज किया गया, तो उसके पास चॉइस है, ही हैज अ चॉइस। क्या चॉइस है? ईदर ही कैन गो टू द कोर्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दे, ठीक है, और दूसरी चॉइस क्या है, टू कैरी ऑन विद द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करे और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना करे। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहां पर चॉइस है विक्टिम पार्टी के पास। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है और हमने जो कोअर्जन पढ़ा उसमें क्या अंतर है। कोअर्जन में आप किसी को डरा धमका के कि आप उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट कर दोगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी समवट कोअर्जन जैसा है, बट फर्क इतना है कि यहां पर दो पार्टीज जो हैं उनके बीच का रिश्ता ऐसा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को या उसकी कंसेंट को डोमिनेट कर सकती है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, अब देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ फादर एंड हिज सन। ठीक है, सन को यूं लगता है कि कुछ जो जितनी भी मेरे फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो कुछ समय बाद, 2-4 साल बाद, और आफ्टर माय फादर्स डेथ, नाउ दैट ही इज ऑन द डेथ बेड, द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड टू मी, और इसलिए मुझे क्योंकि मेरे फादर के इलाज के लिए पैसे चाहिए, बिलीविंग इन गुड फेथ कि मैं अब इस प्रॉपर्टी का ओनर ऑलरेडी हूं, वो ये प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर देता है गुड फेथ में। ठीक है, गुड फेथ में यानी कि अच्छी इंटेंशन के साथ, विद गुड इंटेंशन, बट उसका जो बिलीफ है अंडर द रॉन्ग बिलीफ, उसको लगा था कि वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई है, बट नहीं, प्रॉपर्टी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमेशा आफ्टर द डिमाइस ऑफ द एंसेस्टर, यानी कि चाहे वो आपके फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ओनली आफ्टर देयर डेथ द प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड। आप पहले ही उसको किसी और को सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी उसने सेल की है, सन ने जो प्रॉपर्टी एक्स को सेल किया, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ही एक्टेड अंडर अ मिसरिप्रेजेंटेशन। सो यहां पर ही वॉज एक्टिंग बोनाफाइडी, यानी कि ही वॉज एक्टिंग अंडर गुड इंटेंशन बट अंडर द रॉन्ग बिलीफ। यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं वन पार्टी इज अंडर अ रॉन्ग बिलीफ।
कि रॉन्ग बिलीफ है बट वो गुड इंटेंशन के साथ, गुड फेथ यानी कि बोनाफाइडी, उन्हें लगा था सचमुच में कि वो इसके ओनर हैं। अब यहां पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, अगेन एक्स के पास चॉइस है, हो सकता है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दे या इस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी फॉरवर्ड करे। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। व्हाट इज द नेचर, इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है, फिर इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, इट विल हैव नो फोर्स इन द आईज ऑफ लॉ। अब इसके बाद हम नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट में ही द एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। तो फ्रॉड में क्या होगा, फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहां पर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ बैड फेथ। यहां पर क्या एलिमेंट है, द एलिमेंट इज दैट ऑफ डिसेप्शन, यानी कि आप किसी को डिसीव कर रहे हो। डिसीव का मतलब है कि आप किसी को धोखा दे रहे हो, आपको पता है, आप जानबूझ के किसी को झूठ बोलकर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा लेते हो या उससे कोई पैसे ले लेते हो, जबकि आपको पता है आपकी कैपेसिटी नहीं है उसको रीपे करने की। तो यहां पर क्या होगा फिर, डिसेप्शन। सपोज ए और बी, ए जो है वो बी से पैसे उधार लेने के लिए जाता है और उसे झूठ बोल देता है कि आई एम दी ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जबकि उसका एक्चुअल ओनर उसका फादर है और उसे वो प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो लेंड कर देता है उसके पास और उसके पास एज सिक्योरिटी कुछ समय के लिए रख देता है। यहां पर अंडर द बिलीफ बी को लगता है कि हाँ जेन्युइनली ए इज दी ओनर, वो उसे मनी लेंड कर देता है, ठीक है। तो यहां पर ए ने क्या किया, ए को पता था कि वो ओनर नहीं है, ये पता होने के बावजूद भी उसने उसके साथ धोखा किया, उसको डिसीव किया। तो जब भी डिसीव करेगा कोई, जब भी डिसेप्शन से, यानी कि कोई चीज डिसीव करके या कोई चीज कंसील करके, यहां पर एक तो डिसेप्शन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दूसरा है कंसीलमेंट का, कि जब भी कोई व्यक्ति कंसीलमेंट से या डिसेप्शन से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर में ले लेता है या किसी से कोई एडवांटेज ले लेता है, किसी से पैसे ले लेता है, उस केस में क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगेन इसमें भी क्या होगा, ये जो व्यक्ति है बी, इसके पास चॉइस होगी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकता है कोर्ट में जाकर, कि जो मेरी कंसेंट है वो धोखे से ऑब्टेन की गई है, वो डिसेप्शन से ऑब्टेन की गई है, वो कुछ चीज को कंसील करके मुझसे छुपा कर मेरी कंसेंट ली गई है। अगर मुझे शुरू से सब चीजों का पता होता तो मैं कभी भी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता। तो इस तरीके से यहां पर जो विक्टिम हो या जिस व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई लॉस हुआ है, he can go to the court and he can get this contract declared null and void। तो यहां पर ये फ्रॉड से बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, इट विल बी अ voidable contract। अब यहां पर ये लीगल मैक्सिम, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या पढ़ा, बोनाफाइडी। बोनाफाइडी का क्या मतलब होता है, इन गुड फेथ, जब किसी की इंटेंशन सही होती है, यानी कि देयर इज नो रॉन्गफुल इंटेंशन, द एक्ट में बी रॉन्ग बट इंटेंशन वाज गुड। बट फ्रॉड के केस में देयर इज ऑलवेज बैड फेथ और वी कैन राइट इट एज अ बैड इंटेंशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या अंतर है, यह भी पेपर में पूछा जा सकता है, सिर्फ इंटेंशन का फर्क है। यहां पर क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन में अच्छी इंटेंशन होती है, आपको पता नहीं होता, आप एक जेन्युइन बिलीफ के अंदर किसी को कोई चीज ट्रांसफर करते हो, आप कोई डिसेप्शन नहीं कर रहे होते, आप कोई कंसीलमेंट नहीं कर रहे होते। बट फ्रॉड में क्या है, आप एक्टिवली चीजों को कंसील कर रहे हो, यानी कि चीजों को छुपा रहे हो और अगले व्यक्ति को डिसीव कर रहे हो, उसके साथ धोखा करके उसको उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हो या उससे पैसे ले रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, सो फर्क सिर्फ क्या है दोनों में, इंटेंशन का फर्क है, रेस्ट ऑल इज सेम। इसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या है, व्हेन both the parties are under genuine mistake। जब भी दोनों पार्टीज अंडर जेन्युइन मिस्टेक होंगी तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।
अब ये कैसा मिस्टेक से कैसे बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊंगी अभी मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या अंतर है, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक एग्जांपल। सपोज ए बी को प्रॉमिस करता है आई एम गोइंग टू सेल यू वन ऑफ माई डॉग्स, बट वाइल आई वॉज साइनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर विद यू, मुझे पता ही नहीं था दैट द डॉग इज नो मोर। हेयर बोथ द ऑफरर एज वेल एज द ऑफरी वो मिसकंसेप्शन में है, या दोनों को क्या है, दे बोथ आर अंडर द इंप्रेशन, दे बोथ आर अंडर द जेन्युइन मिस्टेक कि द डॉग इज लिविंग। अब जो कोई चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको आप ट्रांसफर कैसे करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये आपको याद रखना है, अभी तक हमने जितने पढ़े कॉन्ट्रैक्ट वो क्या थे, कोअर्जन वाला, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला, मिसरिप्रेजेंटेशन वाला और फ्रॉड वाला, वो सभी क्या है, वॉइडेबल है। बट जहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और वो बायलेटरल मिस्टेक है, बायलेटरल मतलब दोनों पार्टीज की तरफ से जब मिस्टेक है, दोनों पार्टीज को ही नहीं पता, तो फिर क्या होगा, वो बायलेटरल मिस्टेक की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इट विल हैव नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। अब मैंने यहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि मिस्टेक दो तरीके की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। हमारा जो कानून है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, मिस्टेक ऑफ लॉ को कोई एक्सक्यूज नहीं मानता है, क्योंकि इट इज प्रिज्यूम्ड कि जो भी व्यक्ति किसी कंट्री में रह रहा है उसे उस जगह का कानून जरूर पता होगा, यानी कि वेयर यू आर लिविंग यू मस्ट नो द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि उस जगह पर क्या एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो आपको पता होनी चाहिए, ये कोर्ट प्रिज्यूम करता है। सो हेयर वी से ignorance of law is no excuse, ignorantia juris non excusat. Again one more legal maxim. Today we might have covered 5 to 6 legal maxims जो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ देम, क्योंकि उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ये भी आपको याद होना चाहिए। सो है ये लीगल मैक्सिम क्या कहती है, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर मिस्टेक जो है, इग्नोरेंस जो है वो फैक्ट की है, यानी कि जैसे कि हॉर्स वाला या मैंने डॉग वाला आपको एग्जांपल दिया कि आपको पता ही नहीं था कि जब आप वो ट्रांसफर कर रहे हो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो उस दिन वो डॉग एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो आप कैसे ट्रांसफर कर दोगे उसको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। बट मिस्टेक ऑफ लॉ को मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि एक पर्टिकुलर फ्रूट को सेल करने पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आज के बाद इस फ्रूट को कोई भी व्यक्ति सेल नहीं कर सकता किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, वो सिर्फ गवर्नमेंट खरीदेगी। अब आपकी ये नॉलेज में ही नहीं है, आपने कोई इसकी न्यूज ही नहीं पढ़ी या आप अवेयर ही नहीं हो, आपने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को वो फ्रूट सेल कर दिया। अब आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना फ्रूट को सेल करने का, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक लॉ ऑफ द लैंड है जिसके बारे में कोर्ट कहेगा कि आपको पता होना चाहिए था, और कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि आपको पता है, और पता होने के बावजूद भी आपने लॉ को वायलेट किया है। तो हमेशा ऐसे केसेस में आपको कोई भी डिफेंस नहीं दिया जाएगा। तो हमेशा इग्नोरेंस ऑफ लॉ है उसको कभी भी एक्सक्यूज नहीं माना जाता। हमेशा ये सोचा जाएगा, कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करेगा कि आपको आपकी कंट्री के एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में पूरी नॉलेज है। ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड। ये लीगल मैक्सिम भी सबको समझ में आ गया है। अभी तक हमने कौन कौन से लीगल मैक्सिम्स किए हैं? न्यूडम पैक्टम सबसे पहले कंसिडरेशन में जो हमने किया था, जिसका मतलब था नेकेड एग्रीमेंट। फिर हमने कंसेंट में कौन सा पढ़ा? हमने कंसेंट में पढ़ा कंसेंसस एड इडम, जिसका मतलब है अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, और मीटिंग ऑफ माइंड्स। उसके बाद हमने दो मैक्सिम्स पढ़े जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिर्फ एक वर्ड का अंतर है उनमें, दैट इज बोनाफाइडी एंड योर मैलाफाइडी। बोनाफाइडी का मतलब होता है विद अ गुड इंटेंशन, जब आप कुछ अच्छी भावना से किसी के लिए कुछ कर रहे हो। मैलाफाइडी मतलब कुछ बुरी इंटेंशन, विद अ बैड इंटेंशन यू आर डूइंग समथिंग फॉर समवन, वो मैलाफाइडी है। ठीक है, उसके बाद हमने ये लीगल मैक्सिम पढ़ा इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड, मतलब कि अगर आप लॉ को इग्नोर कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे तो एग्जिस्टिंग लॉज के बारे में पता ही नहीं है, तो इट विल बी नो एक्सक्यूज इन द आइज ऑफ लॉ, और वो किसी भी तरीके से आपको एक डिफेंस के तौर पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है?
हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं। अब वो कौन कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, या हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? तो इसको हम नेगेटिव डेफिनेशन से देखते हैं। नेगेटिव डेफिनेशन मतलब पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। अब हम जब ये जान लेंगे तो सिंपली इसके अलावा जितने भी लोग बच जाएंगे वो सब कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या जानना है? आपको ये जानना है कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहला है, तो यहां पर जैसे कि यहां पे आप ऑलरेडी मेंशन्ड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन कौन लोग हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। सबसे पहला है माइनर। तो माइनर कौन होता है? माइनर इज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे हम माइनर कहते हैं। तो जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ये प्रोविजन भी उसके बेनिफिट के लिए बनाई गई है, क्योंकि उसको नो हाउ ही नहीं है लॉज का कि क्या क्या उस पे कंडीशंस इंपोज की जा सकती हैं, क्या क्या उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगे, क्या उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उस पे कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज हो जाते हैं, यानी कि उसको कुछ अधिकार भी मिलते हैं पर उसको कुछ जिम्मेवारियां भी फुलफिल करनी पड़ती हैं। बट ये प्रिज्यूम करते हैं हम कि जो माइनर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे फुलफिल करेगा, अभी उसमें उतनी मेच्योरिटी नहीं है, इसलिए हमने माइनर्स को इससे बाहर रखा है कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। किन केसेस में माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? माइनर्स कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर देयर बेनिफिट। जहां कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि कभी कोई ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, उस ट्रस्ट में क्या कहा गया कि जहां इस कंपनी के ट्रस्ट से जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो सारा पैसा हम बच्चे की एजुकेशन पे लगाएंगे। उस ट्रस्ट के जो पार्टनर्स हैं या उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग हैं वहां पर कौन है? माइनर्स हैं। तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है। या आप किसी भी माइनर के बेनिफिट के लिए कोई चीज कर रहे हो, उसके साथ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो वहां पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड होगा। तो सिंपल क्या मतलब हुआ कि आप जो माइनर है उस पर कोई उसके बेनिफिट के लिए कुछ भी कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तब बना रहे हो तो परफेक्टली वैलिड। बट उसके राइट्स के अगेंस्ट जाकर कुछ कर रहे हो तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड। Here I have written persons who are less than 18 years of age, they are minor, they cannot enter into a contract. Second category is persons with unsound mind. अनसाउंड माइंड का क्या मतलब है? किनको कहेंगे हम अनसाउंड माइंड के लोग हैं? जिनको सही और गलत की समझ नहीं है। द पीपल हु कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है, उसमें ही वो लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम कहते हैं पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। और इसका दूसरा हिस्सा है द पर्सन्स हु डू नॉट नो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, कि जो भी एक्ट वो लोग कर रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं, कल को उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कल को उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, उसके फायदे में होंगे या उसके अगेंस्ट होंगे, उस व्यक्ति को कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको हम कहते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब यहां पर 3 कैटेगरी हैं ब्रॉडली पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि इडियट, यानी कि समवन हु इज बोर्न ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ, जिनको सेंस नहीं होता कि व्हाट इज राइट फॉर देम, व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम, या जो भी वो चीज करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो दे आर नोन एज इडियट्स। उसके बाद ल्यूनेटिक्स। लुनेटिक्स कौन होते हैं? समवन जिसको मून के इफेक्ट की वजह से कुछ मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, यानी कि उसका मेंटल इक्विलिब्रियम जो है वो इक्वल नहीं रहता या वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसे हम कहते हैं लुनेटिक्स। यानी कि ऑन सम डेज दे विल बी परफेक्टली फाइन, बट कुछ समय बाद आप देखोगे तो दे मस्ट हैव कंप्लीटली लॉस्ट देयर माइंड। तो यानी कि एक मोमेंट में वो बिल्कुल सही है, अगले मोमेंट में दे मे नॉट बी नॉर्मल। ठीक है, अब उसके बाद है ड्रंकर्ड्स। someone who is drunk, heavily drunk, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो कहाँ चल रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गिर रहा है, वो क्या बोल रहा है, कहाँ साइन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को भी हम यूं कहेंगे कि दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि वो व्यक्ति भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है,
उसके बाद है पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, अगली कैटेगरी डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि जो हमारा कानून है उसने स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इन लोगों पर कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं? फर्स्ट वन बीइंग एलियन एनिमीज, यानी कि किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में अगर वॉर चल रही है तो उन दो कंट्रीज के सिटीजन्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। फिर फॉरेन सॉवरेन्स, यानी कि अगर हमारी कंट्री में कोई एम्बेसडर है वो ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट सिटीजन्स विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। देन इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर किसी का दिवालिया निकल गया है, बैंकरप्ट हो गया है, वो व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है। देन कन्विक्टेड फेलेंस, यानी कि इफ समवन इज फाउंड गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, वो व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। देन कॉर्पोरेशंस एंड बैरिस्टर्स, इन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इनटू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ पीपल हु कैन नॉट एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑलराइट, so I hope everyone has understood what is meaning of capacity to contract, कि क्या होता है capacity to contract और इसका क्या significance है, कौन कौन लोग contract में enter कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते। अब अगर हम यहाँ से समझें, जितने भी ये लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड है और या माइनर है, इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। यानी कि जो भी वो अग्रीमेंट साइन करेंगे, इफ इट विल बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो एक परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? कंसिडरेशन, कंसेंट और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, 3C, consent, capacity to contract and what was the last? Capacity to contract. ये सब के बेसिस पे we will be solving certain questions now. पहला क्वेश्चन है, अमित, a minor mortgaged his house in order to borrow a sum of money. When minor failed to repay the amount, the money lender moved to take possession of his minor's house. अब ये व्यक्ति अमित है और ये क्या है? माइनर है, यानी कि इसकी उम्र 18 साल से कम है। इसने अपने घर को गिरवी रख दिया। मॉर्टगेज का मतलब है कि घर को गिरवी रख रहे हो आप और बदले में इस व्यक्ति से पैसे ले रहे हो, ठीक है। सो ये होता है मॉर्टगेज का मतलब कि व्हेन यू आर गिविंग समथिंग टू समवन एज सिक्योरिटी एंड इन रिटर्न यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम देम, यानी कि आप एक तरीके से लोन ले रहे हो। तो यहाँ पर ए जो कि माइनर था उसने मॉर्टगेज कर दिया अपना घर बदले में बी से पैसे लेने के लिए। अब क्या है, जब माइनर ने पैसे नहीं दिए, अमित ने पैसे नहीं दिए, तो जो मॉर्टगेजी है वो मनी लेंडर जो है उसने क्या कहा माइनर को कि अब मैं तुम्हारे घर की पोजीशन ले लूंगा। तो क्या ये जो मनी लेंडर ऐसा कर सकता है? यस, नो, मे बी, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। सो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये जो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है माइनर और मनी लेंडर के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट हमेशा माइनर के बेनिफिट के लिए बनाया जा सकता है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। तो जहां कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट माइनर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी इन द आइज ऑफ लॉ और आप उसे एनफोर्स नहीं करा सकते। तो यहां पर भी इस केस में हम कह सकते हैं कि दिस विल नॉट बी अलाउड। और जो मनी लेंडर है, इस व्यक्ति ने इसको पैसे उधार दिए थे, तो इसको देखना था ना, इसको इंश्योर करना था कि क्या ये माइनर तो नहीं है, क्योंकि अगर ये माइनर होगा तो कल को मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करा पाऊंगा। सो दिस वे द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज A furniture dealer conceals the crack in furniture and sells it to C. What will this amount to? यानी कि A ने C को फर्नीचर सेल किया और इस फर्नीचर में कुछ क्रैक्स थे जिसको उसने कंसील कर दिया। क्रैक्स को कंसील यानी कि उसे छुपा दिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या होगी? दिस विल अमाउंट टू कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। यहां पर मिस्टेक की जगह फ्रॉड आएगा, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया था, जहां कहीं पर भी कंसीलमेंट का एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फ्रॉड कहेंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी,
क्योंकि फर्नीचर बनाने वाले ने उसमें जितने भी क्रैक्स आए थे उनको छुपा करके आपको बेच दिया है, तो वहां पर उसने क्या किया है, कंसीलमेंट किया है। कंसीलमेंट किया है तो क्या होगा, इट विल बी फ्रॉड, यानी कि अब आप उसको वापस करके आ सकते हो और जो आपके पैसे हैं वो वापस ले सकते हो उससे। सो इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A spiritual guru told his disciple, यानी कि जो गुरु के चेले होते हैं वो अपने चेले को कहता है, या जो लोग उसके पास आते हैं उसको मानते हैं उनमें से किसी व्यक्ति को कहता है, that if the latter gives away all his properties to the guru, यानी कि अगर उसका जो डिसाइपल है वो सारी प्रॉपर्टी उस गुरु को ट्रांसफर कर देगा, ही वुड अकम्प्लिश मुक्ति, उसे मुक्ति मिल जाएगी जिंदगी में। ये तो आप लोग बहुत सुनते होंगे ना, जो गुरु जी हैं वो बहका लेते हैं अपने भक्तों को और उनसे बदले में प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो क्या ट्रांसफर हुआ, ये द डिसाइपल अकॉर्डिंगली ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी, इज दिस ए वैलिड ट्रांसफर, क्या ये एक वैलिड ट्रांसफर होगा, यस और नो, और मे बी और कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। दिस विल नॉट बी अ वैलिड ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, और कंसेंट किस चीज से अफेक्टेड है, कंसेंट इज अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहां पर कौन लोग हैं, गुरु है और उसका डिसाइपल है। डिसाइपल क्या है, भक्त। अब भक्त तो वही करेगा ना जो भी उसे गुरुजी कहेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या, किस चीज से अफेक्टेड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से। हियर अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब था, वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। गुरु जो है वो इस पोजीशन में है कि वो अपने भक्त की या अपने डिसाइपल की विल को, उसकी कंसेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है वो एक वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा और उसके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी अनलॉफुली डिटेन्स आर A's best friend and thereby obtains A's consent to the contract। अब P और A, ठीक है, P ने A के फ्रेंड R को बंदी बना लिया, यानी उसे डिटेन कर लिया है और इसे कहा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट दो, कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो। अब वो उसे क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, और जब भी थ्रेटन करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है तो मैंने क्या बताया था आपको, द कंसेंट विल नॉट बी फ्री कंसेंट और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट वो किस चीज से इफेक्ट होगा, इट विल अमाउंट टू व्हाट, इट विल अमाउंट टू कोअर्जन, क्योंकि यहां पर क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, थ्रेटनिंग का, कि आप उसके अगेंस्ट या उसके फ्रेंड के अगेंस्ट एक ऑफेंस कमिट कर दोगे। जहां कहीं पर भी आप किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो वो किस चीज से अफेक्टेड होगा, इट विल बी अफेक्टेड बाय व्हाट, इट विल बी अफेक्टेड बाय कोअर्जन। ऑलराइट, अब इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पेशेंट इन लुनेटिक असाइलम हु इज ऑफ साउंड माइंड एट सम इंटरवल्स ऑफ टाइम मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग सच इंटरवल, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यानी कि जैसे मैंने आपको लुनेटिक्स के बारे में क्या बताया था, वो किसी मोमेंट में तो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, यानी कि उनको सब चीजों की, जैसे नॉर्मल इंसान होता है उनको सब चीजें समझ में आती हैं, क्या सही है क्या गलत है, बट कुछ मोमेंट में वो अपना काम या अपना माइंड लूज कर देते हैं एंड दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो जब भी कोई व्यक्ति सेन है, यानी कि वो परफेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा है क्या सही है और क्या गलत है, उस इंटरवल में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, सो कैन ही एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यस ट्रू ही कैन। तो जब भी कोई व्यक्ति सेम स्टेट ऑफ माइंड में है, यानी कि राइट स्टेट ऑफ माइंड में है और सही और गलत को समझ पा रहा है, तो उस समय पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, श्यामा शास्त्री टीचेस म्यूजिक टू बाला मुरुगन सन एट द लेटर्स रिक्वेस्ट फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, कि इस व्यक्ति ने, बाला मुरुगन ने श्यामा शास्त्री को रिक्वेस्ट किया कि तुम जुलाई से अक्टूबर मेरे बच्चे को पढ़ाओ, और नवंबर में बाला मुरुगन ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे 10,000 रुपए देगा फॉर हिज सर्विसेज, कि तुमने मेरे बच्चे को पढ़ाया उसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपए देना चाहता हूं। The music lessons given by Shama Shastri will constitute past consideration. Is this true?
इज दिस अ वैलिड कंसिडरेशन? क्या पास्ट कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन होता है? यस। अब ये चीजों की आपको कैसे क्लैरिटी आएगी? हमने हर एक चीज डिटेल में डिस्कस की है। तो क्योंकि पास्ट कंसिडरेशन एक परफेक्टली वैलिड कंसिडरेशन है, तो यहां पर व्हाट इज इट? इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन। यस, कि जो पास्ट में उसने उसके बच्चे को पढ़ाया है, सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और उसके लिए अगर आज वो 10,000 रुपए एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इट विल बी अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A promises to put life in X dead body on B's promise to pay him ₹1,000। अब यहां पर A और B दो व्यक्ति हैं और ये X डेड पर्सन है, यानी कि ही इज नो मोर और ही हैज जस्ट डाइड बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट और सम इंजरी। अब A जो है वो B को कहता है कि मैं जो तुम्हारा रिलेटिव है, ये X कौन है? B इज रिलेटिव, कि मैं एक्स को जिंदा कर दूंगा, बदले में तुम मुझे 1,00,000 रुपए दो। क्या ये रियल है? कैन दिस हैपन? नो, दिस कैन नॉट हैपन, इट इज इम्पॉसिबल। तो जब भी कंसिडरेशन रियल नहीं है तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। सो इज दिस अ वैलिड, क्या वैलिड कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो। तो नहीं तो ऐसे बेवकूफ बना के कोई भी किसी के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा कि मैं तो ये व्यक्ति मर गया, इसे जिंदा कर दूंगा, तुम मुझे 1,00,000 दे दो। ये कितने ही कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे ऐसे, तो क्या वो सभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे? नो। तो जब भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, इट विल बी डीम्ड टू बी व्हाट? इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूडम पैक्टम? दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। Is it perfect agreement? No. Is it naked agreement? Yes. Is it valid agreement? No. Lawful agreement? No. So the right answer for this question will be option B. Now with this, let's move further to the next question. A buyer asks the seller whether the horse was of sound mind. The seller remains silent. Will it amount to fraud? यानी कि A जो है B को horse sell कर रहा है और इसने बी ने ए से पूछा इज द हॉर्स ऑफ साउंड माइंड या इज द हॉर्स फिट, कि क्या आपका जो घोड़ा है जो आप मुझे बेच रहे हो वो फिट है। तो यहां पर ए जो है वो चुप रह जाता है, वो साइलेंट रह जाता है, इस चीज का जवाब नहीं देता और वो घोड़ा उसे बी को सेल कर देता है। लेटर ऑन बी को पता चलता है वो घोड़ा तो फिट स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? विल इट अमाउंट टू फ्रॉड? क्या ये फ्रॉड है? यस, क्योंकि यहाँ पे साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। अब इसकी जिम्मेवारी थी कि इससे क्वेश्चन पूछा गया तो इसको इसका जवाब देना चाहिए था, क्योंकि वो साइलेंट रहा यानी कि उसने कोई चीज छुपाई, तो कंसीलमेंट हो गया, डिसेप्शन हो गया, इसलिए क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। नाउ विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट कंसिडरेशन? पहली है इट मस्ट बी रियल, दिस इज ट्रू, जो हमने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि जहां आप कह रहे हो जादू करके टोना करके मैं तो इस व्यक्ति को जिंदा कर दूंगा, क्या वो रियल कंसिडरेशन है? नो। तो कंसिडरेशन मस्ट बी अ रियल वन। इट मस्ट बी एडिक्वेट, फॉल्स, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया ना अभी कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। जैसे कि फादर अपनी बेटी को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में दे रहा है, वो एडिक्वेट कंसिडरेशन, ऐसा हो सकता है। इट कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, ट्रू। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है, करेक्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी। सो दिस वे द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ए कहता है A sells a camera to B genuinely believing it to be made in America. However, it turns out to be made in China. His consent has been affected by fraud or misrepresentation. A ने B को अपना कैमरा बेचा, जेन्युइनली ऐसे उसने सोचा कि ये कैमरा वो कहाँ से लाया है, कहाँ बना है? अमेरिका में, बट वो कैमरा एक्चुअल में कहाँ बना था? चाइना। तो जो B की कंसेंट है वो किस चीज से अफेक्ट हुई है? फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से? ये आपको मुझे बताना है। Second is when the consent is obtained by fraud, what will be the nature of contract? कि जब भी आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में किसी की कंसेंट फ्रॉड से ऑब्टेन की है तो क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर? क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा? यू हैव टू टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।
आज की क्लास में हमने तीन मेजर चीजें कवर की, कंसिडरेशन, कंसेंट एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम नेक्स्ट क्लास विल बी कॉन्ट्रैक्ट लॉ पार्ट 3, जिसमें हम डैमेजेस, कॉम्पनसेशन के बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग टू योर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ को वाइंड अप कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आफ्टर दिस आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स। अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, आई विल बी एड्रेसिंग टू योर डाउट्स। एंड रेस्ट, come prepared for the next lecture so that whenever you begin with the lecture you have a clarity of thought in your mind. And again a reminder to all the students, don't forget to read this chapter or these particular topics from your NCERT book for a better understanding, ठीक है। और होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर जरूर करना, I'll be waiting for your response. So that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you all have an amazing day ahead. Thank you.